नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ज्योग्राफी जो आपकी दूसरी बुक है 12th क्लास में, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है, मानव बस्तियाँ। ये पहला वीडियो है, इसका दूसरा वीडियो भी वैसे बन चुका है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप इसका अगला पार्ट भी देख सकते हैं, पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत के संदर्भ में कि मानव बस्ती क्या है, भारत में मानव बस्ती कितने प्रकार की होती है। वैसे इस वीडियो में मैंने ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात किया है। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो है वहाँ मैंने नगरीय बस्तियों के बारे में बात की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव बस्ती क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है। तो बस्ती का मतलब क्या है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा ना कि बस्ती मतलब क्या है। एक सेटलमेंट मतलब क्या, बस्ती मतलब है बहुत सारे घरों का एक समूह। भाई, जहाँ आप रहते हो, आपके पड़ोसी रहते हो, आसपास का मोहल्ला हो, वो सब क्या है, बस्ती बन जाती है। यानी कि घरों का एक समूह बस्ती कहलाएगा। चाहे उसका आकार कुछ भी हो, चाहे उसका प्रकार कुछ भी हो, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जैसे जैसे वो बड़ी होने लग जाएगी हम उसे शहर भी कह सकते हैं, है ना। तो आकार और प्रकार कुछ भी हो, लेकिन अगर घरों का एक संकुल है, घर का एक समूह है जिसके अंदर मनुष्य रहते हैं, तो वो मानव बस्ती कहलाएगा। तो मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल है जिसमें मनुष्य रहते हैं, ये आप कहेंगे मानव बस्ती के बारे में। अब मानव बस्ती के आकार और प्रकार की जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि उसका आकार कुछ भी हो सकता है, उसका प्रकार बहुत सारे प्रकार की होती है। मानव बस्तियाँ आकार बहुत अलग अलग होता है, कुछ छोटे होती हैं, कुछ मध्यम आकार के, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो उसके आकार और प्रकार जो हैं वो भिन्न होते हैं। इनके आकार एक पल्ली से लेकर महानगर तक हो सकता है। अब पल्ली मतलब क्या है, आपने देखा होगा ना, पहाड़ों पे बहुत दूर दूर घर होते हैं। एक घर यहाँ, तो हो सकता है 100 मीटर बाद दूसरा घर होगा, फिर उसके 100 मीटर बाद दूसरा घर होगा। तो इस प्रकार की जो बस्तियां मानी जाएगी, नाम एक ही होगा उस क्षेत्र में उस बस्ती का, लेकिन घर बहुत दूर दूर होंगे। तो पल्ली होता है वो जहाँ घर दूर दूर होते हैं। और एक महानगर जो आकार में बहुत बड़ा होता है, जहाँ घर बहुत पास पास होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगहों को जहाँ घर जो है एक दूसरे से चिपके हुए भी हैं। तो आकार इनका बहुत अलग अलग हो सकता है, प्रकार इनका अलग अलग हो सकता है। आकार के साथ साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण भी और सामाजिक संरचना भी अलग अलग होती है, वो साथ ही साथ बदलती जाती है। जैसे जैसे आकार बदलता है, जैसे जैसे बस्तियां बदलती हैं, उनके आर्थिक अभिलक्षण भी बदल जाते हैं, उनकी सामाजिक संरचना भी बदल जाती है। अब जैसे गांव है, गांव में सामाजिक संरचना क्या है, गांव में बहुत घनिष्ठ लोग होते हैं, जो संबंध होता है वो बहुत घनिष्ठ होता है। आप देखिए कि गांव में किसी की डेथ होती है, पूरा गांव वहां पहुंच जाता है। शहर में ऐसा नहीं होता। आपके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आपको पता नहीं चलता, या पता भी चलता है तो आप उतना इन्वॉल्व नहीं होते उन सब चीज़ों के साथ। तो सामाजिक संरचना बदल जाती है बस्ती बदलने के साथ साथ, ग्रामीण और नगरीय में। इसके अलावा ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में बहुत और भी अंतर है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही बस्ती बदलेगी वैसे आर्थिक अभिलक्षण बदल जाएगा। भाई, एक ग्रामीण बस्तियों में जो कृषि की जाएगी, है ना, मत्स्य पालन किया जाएगा, पशुपालन किया जाएगा। लेकिन नगरीय बस्तियों में क्या होगा कि या तो वो फैक्ट्री जाएगा काम करने, या तो वो कंपनी काम करने जाएगा, या तो वो बैंक में काम करने जाएगा, वो स्कूल में पढ़ाने जा सकता है, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जा सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है। तो काम बदल जाते हैं। इसी आधार पे यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हमें अंतर को समझने में एक मदद करेगा। क्या है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में एक आधारभूत अंतर, फंडामेंटल डिफरेंट क्या है, देखते हैं जरा। तो देखिए कि यहाँ में ये मैं ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ और इस तरफ मैंने नगरीय बस्तियों की बात की हुई है। यहाँ मैं नगरीय बस्तियों की बात कर रहा हूँ इस तरफ, और ये आपका ग्रामीण बस्तियों। तो ग्रामीण बस्ती का देखिए कि जीवन आप यापन जो है, जो जीवन जीने के लिए जो मुख्य स्रोत के रूप में जो इस्तेमाल की जाती है क्रियाएं, वो क्या है कि मुख्य रूप से यहाँ भूमि पर आधारित प्राकृतिक क्रियाकलाप किया जाएगा। भूमि पर आधारित क्रियाकलाप का मतलब है, प्राकृतिक क्रियाकलाप का मतलब है खेती से। ऐसा क्रियाकलाप जो भूमि पर हो और प्राकृतिक हो, वो सब ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। चाहे लकड़हारा पेड़ काट रहा हो, कोई किसान जो है खेती कर रहा हो, कोई मछुआरा तालाब में मछली पाल रहा हो,
ये सब प्राकृतिक क्रियाकलाप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण बस्तियों में किया जाता है। एक तो ये, लेकिन जैसे ही आप नगरीय बस्तियों की तरफ जाएंगे, ग्रामीण बस्तियों से निकल के, आप देखेंगे क्या कि कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुएं बनाई जा रही हैं, सेवा का क्रियाकलाप किया जा रहा है। कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुओं का मतलब क्या है कि वहां पे इस प्राकृतिक क्रियाकलाप से, यानी कि गांव में जो क्रियाकलाप किया गया है प्राकृतिक, उससे जो कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा, मान लीजिए वहां कपास उगाया जाता है ग्रामीण इलाकों में, उस कपास से या जो मान लीजिए कपड़ा बनाया जाएगा, मान लीजिए कि जो वहां उगाया जाता है उससे जो कपड़ा बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाता है, वो नगरीय क्षेत्रों में बनाया जाएगा, क्योंकि वहां फैक्ट्री होती है। तो कच्चे माल से विनिर्मित वस्तु, भाई कच्चा माल क्या था, कपास, उसके बाद आपने क्या बना दिया, कपड़ा, विनिर्मित वस्तु हो गई वो एक तरह से, है ना, आपने कपड़ा बनाया है। इसके अलावा सेवा क्रियाकलाप किया जाता है नगरीय बस्तियों में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, या वो टीचर्स हो, सब सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये एक अंतर हो गया कि काम में अंतर आ जाता है भाई नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में। दूसरा अंतर क्या है कि नगर से संचार और परिवहन के माध्यम से जुड़े होते हैं, नगर को भोजन देते हैं। कौन? ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण बस्ती जो है वो नगर से संचार के द्वारा जुड़ी होती है और परिवहन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ग्रामीण बस्तियां नगर से जुड़ी होती हैं। ये ग्रामीण बस्तियां जो है वो नगर को भोजन देती हैं। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो जितना भी खाना, जो खाने का सामान है वो कहाँ उगता है, वो गांव में उगता है। तो गांव जो है वो नगर को, आप कह सकते हैं, फूड प्रोवाइड करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए नगर में, तो यहाँ पे ये जो है एक आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करता है, मुख्य कर्ता के रूप में काम करता है। जो आर्थिक समृद्धि है, जीडीपी ग्रोथ है, वो गांव में नहीं बल्कि नगरियों में ज्यादा प्राप्त होती है। नगरीय इलाकों से, नगरीय बस्तियों से जीडीपी ज्यादा ऊपर जा रही है ना, उसको ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वहां जो है इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिनका प्राइस ज्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो मान लीजिए फैक्ट्री में कोई वस्तु बनाई जाती है, मान लीजिए फोन बनाया जाता है, टीवी बनाया जाता है, यहाँ मान लीजिए आपकी जूते बनाए जाते हैं, यहाँ ट्यूबलाइट बनाई जाती है, पंखा बनाया जाता है। तो ये सब चीज जो है ये तैयार वस्तु है। ये तैयार वस्तु फिर गांव को ये लोग क्या करते हैं, बेचते हैं ना। तो ग्राम को तैयार वस्तु देते हैं। देते का मतलब ये नहीं कि फ्री में दे देते हैं, यहाँ भी भोजन देते हैं का मतलब ये नहीं कि फ्री में दे देते हैं भाई। ग्रामीण इलाका नगरीय इलाके को, नगरीय बस्तियों को भोजन बेचता है ना, मंडी में जाकर फिर हम मार्केट से खरीदते हैं। उसी प्रकार से जो शहरों में जो वस्तुएं बनती है उसको ग्रामीण इलाके में बेचा जाता है। तो ये एक, आप देखते हैं संबंध किस तरह का, अंतर भी आपको समझ में आता है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए उनका सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि गांव में आप कुछ भी, गांव में थोड़ी सी छोटी घटना हो जाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहां पे सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होता है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में जीवन जो है वो बहुत, जीवन का जो ढंग है, जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा जटिल और तेज होता है, इसीलिए सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, हाय हेलो तक संबंध रहता है बस। इसके अलावा कभी भी जो है घुल मिलने वाली बात, या उस प्रकार से जिस तरह से गाँव में घुल मिल जाते हैं लोग, वैसा नहीं होता है। तो ये कुछ मूलभूत आधारभूत अंतर है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको ग्रामीण बस्तियों के बारे में ही बताऊंगा। दूसरी वीडियो जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो नगरीय बस्तियों वाला है, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका नोट भी बन जाएगा और आप इसको आंसर में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 4 नंबर का आंसर यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो है एक 4 नंबर का आंसर। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसे पूछा जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पूछेगा वो कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए। तो ग्रामीण बस्तियों के बस्तियों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग कारकों के ऊपर निर्धारित होते हैं। मतलब जो ग्रामीण बस्ती अलग अलग नजर आती है, जो कई प्रकार की ग्रामीण बस्तियां नजर आती हैं, वो अलग अलग, उन्हें बनाने में बहुत सारे कारक काम कर रहे होते हैं उसके पीछे। वो कौन कौन से होते हैं? वो भौतिक लक्षण होते हैं। भौतिक लक्षण मतलब आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से हो, जो जो बनावटी ना हो बल्कि प्रकृति की देन हो। जैसे कि अगर मैदानी इलाका है तो जाहिर सी बात है वहाँ जो बस्ती होगी वो भीड़ भाड़ वहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ ज़्यादा घर बनाए जा सकते हैं। समतल एरिया है तो वहाँ पे बस्ती, वहाँ पे ट्रेन भी बनाया जा सकता है ना, वहाँ ट्रेन भी बिछाई जा सकती है, वहाँ एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता है। अगर मैदानी इलाका है तो मैदानी बस्ती एक शहर भी हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहाड़ी इलाका है, मैं भौतिक लक्षण की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए पहाड़ी इलाका है तो वहां आप उस प्रकार की बस्ती नहीं बना सकते, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते। तो वहां पे क्या होंगे, घर बड़े दूर दूर होंगे। तो ये आपको समझना होगा कि भौतिक लक्षण के कारण जो बस्ती जो है ना वो परिवर्तित हो जाती है, उसके आकार बदल जाते हैं। यही ग्रामीण बस्तियों के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे अभी।
इसके अलावा सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक होता है, फिर इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कारक भी होते हैं। अब भौतिक लक्षण में क्या क्या आता है? भौतिक लक्षण में पहली बात मैंने आपको बताई थी, जैसे कि भूभाग की प्रकृति, भूभाग की प्रकृति, एक तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा हो सकता है ऊंचाई, दूसरा हो जाएगा आपका ऊंचाई। इसके अलावा आपका आ जाएगा जलवायु, और आ जाएगा आपकी जल की पूर्ति या उपलब्धता, आप लिख लीजिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब फैक्टर इफेक्ट करते हैं एक तरह से भौतिक लक्षण के बारे में ग्रामीण बस्तियों को। इसके अलावा सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक हो सकते हैं। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक मतलब यहाँ पे है सामाजिक संरचना से है, सामाजिक, अभी मैंने आपको सामाजिक संरचना के बारे में बताया, सामाजिक संरचना से है। इसके अलावा जाति आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोबिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा धर्म, तो इस आधार पे भी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ये फैक्टर जो है उनको प्रभावित करते हैं बस्तियों को। इसके अलावा फिर जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुरक्षा संबंधी कारक, जैसे चोरी डकैती, इन सब चीजों से सुरक्षा। इसके अलावा बाढ़ से सुरक्षा। अब देखिए ना कि आपने देखा होगा कि जो दलदली इलाके होते हैं वहां बांस लगा के जो है ऊंची हाइट पे जो है बस्तियां घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बाढ़ के इलाके में या दलदली जब वो एक तरह से प्राकृतिक आपदा आए तो उनसे बचा जा सके, ये कारण होता है। क्योंकि वहां पे आप देखेंगे बस्ती को अलग अलग तरह से इसको फिर चेंज करना पड़ता है, उनको रहने का तरीका और घर बनाने का तरीका भी अलग अलग अपनाना पड़ता है। तो चोरी और डकैती के लिहाज से भी जो है ग्रामीण बस्तियां इफेक्ट होती हैं, उनके प्रकार और आकार जो है वो इफेक्ट होते हैं। ये कुछ कारक हैं, 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रकार को विभिन्न कारक जो है उसके उत्तरदायी हैं। अब कितने प्रकार की बस्तियां होती हैं ये जरा देख लें। तो ये देख लें जरा, क्या लिखा हुआ है मैंने कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का निर्धारण क्षेत्र के विस्तार और घरों की दूरी पर तय होता है। ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हम 4 बताने वाले हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 मैं बताने वाला हूँ। जो ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है उसका निर्धारण पहले चीज क्षेत्र के विस्तार से होगा कि कितना बड़ा क्षेत्र है, वो देखेंगे हम, इस आधार पर हम बांट सकते हैं। या फिर हम देखते हैं कि घरों की दूरी कितनी है। अगर घर बहुत पास पास हैं तो उन्हें हम अलग नाम दे देते हैं, घर बहुत दूर दूर हैं तो हम उन्हें अलग नाम दे देते हैं। तो देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। 4 प्रकार होते हैं। पहला गुच्छित बस्ती, जिसे आप ये पहला गुच्छित बस्ती, इसे आप संकुलित या अकेंद्रित बस्ती भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अर्धगुच्छित बस्ती, जिसे आप विखंडित बस्ती भी कह सकते हैं। तीसरा एक प्रकार है पल्ली बस्तियां, इसके तो बहुत सारे नाम हैं। पल्लीकृत कह सकते हैं इसे, कई कुछ इलाकों में इसे पन्ना कहते हैं, कुछ इलाकों में इसे पाड़ा कहते हैं, ऐसे ही अलग जगह पे इसे पाली, नागला, डाणी, बहुत अलग अलग नाम इसके होते हैं। और जो चौथा प्रकार है वो है परिचित बस्तियां या एकाकी बस्ती। तो ये 4 प्रकार हैं ग्रामीण बस्तियों के, और आपको लिखने के लिए आ जाता है 4 नंबर में, और ये 4 नंबर का एक पूरा आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ ही साथ इसे नोट भी करते जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं गुच्छित बस्तियों को। गुच्छित बस्तियां, इस बस्तियों में जैसा मैंने कहा ना, क्षेत्र का विस्तार देखना है और घरों की दूरी देखना है, तब हम अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सी बस्ती है। अब देखिए घरों की दूरी के आकार पे ही देख लेते हैं। चलो, इस बस्ती में घरों का समूह बहुत पास पास होता है, मतलब बहुत नजदीक नजदीक होगा, हो सकता है दीवारें जो हैं एक दूसरे की बहुत जुड़ी जुड़ी हों। तो इस बस्तियों में जो गुच्छित बस्तियां होती है, जो पहला प्रकार है, उन बस्तियों में घरों का जो समूह है वो बहुत पास पास होता है। इन गांवों में आवास स्थान और खेत अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको बहुत सारे यहाँ पे घर हैं, तो इसीलिए जो है आवास स्थान को जो है पूरी तरह से रहने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वहाँ खेती वेती नहीं की जाती, खेती जो है उससे थोड़ा दूरी इलाके पे, यानी मान लीजिए आप गांव के बाहरी इलाके में खेती की जाती है, वो पूरा खेत होता है, बीच में आप देखेंगे बहुत सारे जो है घर होते हैं और उसे हम गाँव बोलते हैं। ये बस्तियां आयतकार हो सकती हैं, आरेखीय हो सकती हैं, और अलग अलग प्रकार से इसमें आर्य भी हो सकती हैं। आप इसे वर्गीकृत भी कर सकते हैं, अलग अलग आकार में ये हो सकती है। ऐसी बस्तियां कहाँ मिलेगी आपको? ऐसी बस्तियां आपको उपजाऊ जलोढ़ के मैदान में मिलेंगी,
जो पूरा यमुना का ये यमुना और गंगा का जो मैदान है ना पूरा, ये सब आपको यहाँ पे जो है गुच्छित बस्तियां ही मिलेगी ग्रामीण इलाकों में। सुरक्षा के कारणों से बुंदेलखंड में, नागालैंड में तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में ऐसी बस्तियां बसाई गई है। कैसी बस्तियां? गुच्छित बस्तियां। ठीक, यानी कि गुच्छित बस्तियों में आपको क्या याद रखना? आपको याद रखना है कि भाई गुच्छित बस्तियों में जो घर होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पर गांव के अंदर आवासीय इलाके यानी रहने वाला जो स्थान होता है वो और खेत अलग अलग होते हैं। ये बस्तियां आयतकार भी हो सकती हैं, रेखीय भी हो सकती हैं। ये कहाँ मिलती हैं? उपजाऊ जलोढ़ मैदान में मिलती है। सुरक्षा के कारणों से दो जगह यानी कि बुंदेलखंड और नागालैंड में ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं, और जल के अभाव के कारण राजस्थान में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक जगह है जहां जल मिल रहा है तो वहीं पर सब लोगों ने अपने घर बना लिए, तो कुछित बस्तियां वहां बन जाती है, पास पास घर बन जाते हैं वहां पे। तो ये आपको कुछित बस्तियों के बारे में याद रखना है। दूसरा प्रकार है अर्धगुच्छित बस्तियां, जिसे हम विखंडित बस्ती भी कहते हैं। किसी बड़े गांव में, देखिए विखंडित मैंने बोल दिया ना, अब आप इसे समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का होगा। विखंडित मतलब कि पहले कोई चीज एक हो, फिर उसके थोड़े से टुकड़े हो जाएं, और धीरे 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 जो है वो टुकड़ा अलग 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 होने लग जाए, उसे कहते हैं विखंडित। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग इन्हीं कारणों से मुख्य गांव से बाहर रहने लगता है। देखिए, किसी बड़े गांव में, मान लीजिए बहुत बड़ा गांव है, अब समाज, अब यहाँ पे समाज में, अच्छा मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बहुत बड़ा गांव है, उसमें कुछ पिछड़े समाज के लोग हैं। उन्हें क्या किया है कि कुछ वर्चस्वशाली समाज के लोगों ने या वर्चस्वशाली जाति के लोगों ने उन्हें जो है किसी कारणवश परेशान करके या उनको डरा धमका के जो है अपना क्षेत्र छोड़ने के जाने के लिए कह दिया है। तो वो क्या करेगा, वो समाज, वो जो वर्ग है, जो शोषित हुआ है, जो पीड़ित है, वो उस गांव से बाहर निकलेगा, और गांव से मुख्य गांव, जो मुख्य गांव होगा जिस गांव में वो पहले रहता था, उस गांव से वो बाहर रह के वो क्या करेगा, उसी गांव के किसी बाहरी इलाके में जो है अपनी एक छोटी सी बस्ती बनाना शुरू कर देगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बड़े गांव से ही एक छोटी सी बस्ती धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से बाहर रहने लगता है। इस तरह अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। ये बस्तियां गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियां आप किताब में पढ़ेंगे ना अपना पेज नंबर 33 में, तो आपको ये मिल जाएगा, एक पैराग्राफ है, आप वहां पढ़िएगा जरूर इसको। तीसरा प्रकार है पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों के बहुत सारे नाम होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार की बस्तियां जो है अलग अलग बटी हुई होती हैं, मतलब कुछ कुछ घर यहाँ पे, मान लीजिए 10-12 घर यहाँ, फिर 10-12 घर वहाँ, फिर 10-12 घर वहाँ, इस प्रकार की होती हैं, लेकिन इनका नाम एक ही रहता है। बस्तियां अलग अलग बटी रहती है लेकिन इनका नाम एक ही रहता है। अलग अलग इलाकों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पन्ना, पाड़ा, पाली, नागला, डाणी, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे गांव निम्न गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, हिमालयों की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। ये पल्ली बस्तियां होती हैं। चौथा प्रकार और आखिरी प्रकार है परिक्षिप्त बस्तियां, जिसे एकाकी बस्ती भी कहते हैं। एकाकी ना, अब एकाकी का मतलब क्या है? एक 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 एक। तो एकाकी बस्तियां जो है सुदूर जंगल में झोपड़ियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ये पहाड़ियों पे भी मिलती हैं, जो जहाँ घर जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। मेघालय में आपको ऐसे मिलेंगे, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में ऐसी बस्तियां आपको मिल जाएगी। तो परिक्षिप्त बस्तियां या एकाकी बस्तियां क्या होती है? जहाँ किसी गाँव में घर जो है बहुत दूर दूर हों किसी भी कारण से, चाहे वो सुदूर जंगल में आपको झोपड़ी के रूप में दिखे, या मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में आपको देखने के लिए मिले, वो परिक्षिप्त बस्तियां होंगी। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 नगरीय मानवीय बस्तियों का। इसमें मैंने आपको ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात की है। धन्यवाद।